तो दोस्तों एलएलबी 6 सेमेस्टर के 5th पेपर इंश्योरेंस लॉ के सीएलपी से समस्त एमसीक्यूज की सीरीज देखिएगा। सारे के सारे सीएलपी के एमसीक्यूज आपको 2-3 वीडियोज में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियोज आसानी से आपके पास तक पहुंच जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास के क्रम में सर्वप्रथम किस बीमा का विकास माना जाता है? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा या दुर्घटना बीमा? तो सबसे पहले भारत में बीमा की उत्पत्ति एवं विकास का सर्वप्रथम किस प्रकार का बीमा का विकास हुआ? समुद्री बीमा का। मैराइन इंश्योरेंस सबसे पहले विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आधुनिक रूप से समुद्री बीमे का विकास किया गया, यानी आधुनिक रूप से जो वर्तमान जो बीमे का स्वरूप है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ है जूज के द्वारा, यहूदियों के द्वारा। जो जू लोग होते हैं, यहूदी लोग होते हैं, उनके द्वारा हुआ। जैसा कि इजराइल में यहूदी लोग रहते हैं, उनके द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर्वप्रथम बीमा शब्द की उत्पत्ति की गई, किसके द्वारा की गई? तो बीमा शब्द की जो उत्पत्ति है यहूदियों के द्वारा, इंग्लैंड द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको याद रखिएगा। बेबीलोनिया, ग्रीक एवं रोम के निवासियों के द्वारा सर्वप्रथम बीमा शब्द की उत्पत्ति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम भारतीय बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता में किस सन में स्थापित हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सन को बड़ा याद कर लीजिएगा इसको। प्रथम भारतीय बीमा कंपनी ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यानी प्रथम भारतीय बीमा कंपनी कौन है? ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्थापित हुई कलकत्ता में। किस सन में स्थापित हुई? 1850 में। कब स्थापित हुई? 1850 में ये स्थापित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में जीवन बीमा का प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत कब हुई? शुरुआत इसकी हुई 1818 में। बाकी के ऑप्शंस गलत हैं। भारत में जीवन बीमा का प्रादुर्भाव हुआ 1818 में। 1818 को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। किसी भी वैध संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है। प्रत्येक पक्षकार, आगे के क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएंगे जो बीच के हैं। किसी भी वैध संविदा के लिए पक्षकार का सक्षम होना आवश्यक है। प्रत्येक पक्षकार कैसा होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, किसी कानून के अंतर्गत संविदा करने हेतु अयोग्य घोषित होना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी सही है। यानी किसी भी वैध संविदा के लिए पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक है, साथ ही वो वयस्क हों, स्वस्थ मस्तिष्क हों और किसी कानून के अंतर्गत संविदा करने हेतु अयोग्य नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। किसी बीमा अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति तब मानी जाती है जब कि प्रभाव के बिना की गई हो। कैसा? ये खाली जगह भरना है। किसके? उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट या धोखा या उपरोक्त सभी? तो नंबर डी इसका सही है, उपरोक्त सभी। उत्पीड़न, कपट या धोखा या अनुचित प्रभाव के बिना ये की गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी अनुबंध का उद्देश्य तब वैध माना जाता है जबकि नंबर ए वो अनुबंध किसी अधिनियम द्वारा वर्जित हो, न्यायालय अनुबंध को उचित एवं युक्त समझता हो, नंबर सी न्यायालय उसे लोकनीति के विरुद्ध समझता हो, और नंबर डी है न्यायालय अनुबंध को अनैतिक समझता हो। तो नंबर बी इसका सही है, न्यायालय अनुबंध को उचित एवं युक्त समझता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बीमा योग्य हित तो उस प्रकृति का हित है जिससे बीमाकृत घटना के घटित होने पर संपत्ति के धारक को आर्थिक हानि होती है। इसको परिभाषित किया गया। किसकी परिभाषा है? ये भी याद रखिएगा। किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है रीगल तथा मिलर की।
बीमा योग्य हित तो उस प्रकृति का हित है जिससे बीमाकृत घटना के घटित होने पर संपत्ति के धारक को आर्थिक हानि होती है। तो ये रीगल और मिलर की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा योग्य हित के एक वित्तीय संकट जो बीमित करने योग्य हो के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे। बीमा योग्य हित एक वित्तीय संकट जो बीमित करने योग्य हो के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके माध्यम से? प्रोफेसर हंसल के माध्यम से। इसका आंसर है प्रोफेसर हंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। बीमा योग्य हित की उत्पत्ति के कारण है। क्या कारण है? स्वामित्व, लाभ, बंधक या उपरोक्त सभी। तो बीमा योग्य हित की उत्पत्ति का कारण स्वामित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बीमा योग्य हित निहित होना निम्न समय पर जरूरी है। इसमें क्या गलत है? सामुद्रिक बीमा, बीमा करवाते समय। जीवन बीमा, बीमा करवाते समय। सामुद्रिक बीमा क्षतिपूर्ति का दावा करते समय। और अग्नि बीमा में बीमा करवाते समय तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा करते समय। तो नंबर ए इसका सही है। सामुद्रिक बीमा में बीमा करवाते समय बीमा योग्य हित निहित होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बीमा योग्य हित की सीमा जीवन बीमा में क्या होगी? नंबर ए, एक व्यक्ति का अपने जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है। नंबर बी, एक पति का अपनी पत्नी के जीवन में तथा पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। और नंबर सी, एक ऋणदाता का ऋण की सीमा तक ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। नंबर डी उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी सही है। बीमा योग्य हित की सीमा जीवन बीमा में क्या होगी? एक व्यक्ति का अपने जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है। नंबर बी, एक पति का अपनी पत्नी के जीवन में तथा पत्नी का अपने पति के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋणदाता का ऋण की सीमा तक ऋणी के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अग्नि बीमा में निम्न कौन बीमा योग्य हित माना जाएगा? नंबर ए, संपत्ति के स्वामी का अपनी संपत्ति में। नंबर बी, साझेदारी का अन्य साझेदारी की संपत्ति में। नंबर सी, एजेंट का प्रधान के माल में। और नंबर डी, गिरवीकर्ता का गिरवी रखे माल में। अग्नि बीमा में कौन सा बीमा योग्य हित नहीं माना जाएगा? नंबर बी, साझेदारी का अन्य साझेदारी के संपत्ति में, ये इसका हित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सामुद्रिक बीमा में निम्न कौन सा बीमा योग्य हित नहीं होता? जहाज के स्वामी का जहाज में, माल के स्वामी का माल में, यात्रियों का अपने सामान में। और डी, जहाज के स्वामी का जहाज के माल में। जहाज के स्वामी का जहाज के माल में बीमा योग्य हित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि राम ने 1.5 लाख रुपए का बीमा कराया है, गोदाम में आग लग जाने से 3 लाख रुपए का माल जलकर राख हो जाता है, तो राम को कितने रुपए प्राप्त करने का अधिकार है? तो जितने रुपए का बीमा करवाया है उतने ही रुपए पाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। यदि राम ने 1.5 लाख रुपए का बीमा करवाया है और गोदाम में आग लग जाने से 1 लाख रुपए का माल जलकर राख हो गया, तो बीमा कंपनी कितनी क्षतिपूर्ति करेगी? जितना नुकसान हुआ 1 लाख रुपए तक का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्याशन जो क्वेश्चन है नेक्स्ट देखिएगा इसको। प्रत्याशन से आशय बीमा कंपनी को बीमादार के तृतीय पक्षों के विरुद्ध समस्त हितों का प्राप्त होना है यदि बीमादार की संतोषप्रद रूप से क्षतिपूर्ति हो जाए। तो ये शब्द किसके हैं? डिंसडेल के, बर्नार्ड बनाम कंपनी के, फेडरेशन ऑफ इंस्टीट्यूट मुंबई के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिस्थापना के सिद्धांत की शर्तें क्या है? यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति अनुबंधों पर ही लागू होता है। नंबर बी, सामान्यतः इस सिद्धांत का प्रयोग बीमाकर्ता तभी कर सकता है जबकि उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी हो। नेक्स्ट नंबर, बीमाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग कर उस सीमा तक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक उसने बीमित की क्षतिपूर्ति की हो। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो प्रतिस्थापना की ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, सभी की सभी शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परम सद्विश्वास के सिद्धांत के अपवाद के अंतर्गत नहीं आते। क्या नहीं आता? वह तत्व जो बीमादार को स्वतः जानना चाहिए था, ऐसी बातें जिन्हें बीमादाता आवश्यक समझता हो। और नंबर सी, वह तत्व जो सार्वभौमिक जानकारी की प्रकृति के है। और नंबर डी, वह तत्व जो बीमादाता को पहले से मालूम हो। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविदाय के सिद्धांत को लागू होने के लिए तत्व कौन कौन से चाहिए? सभी पॉलिसियों के लिए एक ही विषय वस्तु होनी चाहिए, पॉलिसियां हानि के समय लागू होनी चाहिए, और नेक्स्ट नंबर, सभी पॉलिसियों के आवरित होने वाला हित एक समान होना चाहिए। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। अविदाय के सिद्धांत को लागू होने के लिए तत्व होने चाहिए क्या क्या? सभी पॉलिसियों के लिए एक ही विषय वस्तु होनी चाहिए, पॉलिसियां हानि के समय लागू होनी चाहिए, और नंबर सी, सभी पॉलिसियों में आवरित होने वाला हित एक समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काउजा, इसको याद कर लीजिएगा, काउजा प्रोक्सिमा नॉन रिमोटा स्पेक्टर, ये किस पर आधारित है? ये आसन्न कारण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? आसन्न कारण सिद्धांत। आसन्न कारण सिद्धांत, आसन्न कारण सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आश्वासन यानी वारंटीज में वारंटीज के प्रकार में निम्न में से कौन सही है? स्पष्ट या लिखित आश्वासन, गर्भित या निहित आश्वासन, वर्णनात्मक आश्वासन एवं वचनात्मक आश्वासन, और नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। आश्वासन के प्रकार में कौन सही है? स्पष्ट या लिखित आश्वासन भी, गर्भित या निहित आश्वासन भी, वर्णनात्मक आश्वासन एवं वचनात्मक आश्वासन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किनके शब्द हैं कि हानि अथवा क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं? किसके शब्द हैं? डेनिनबर्ग के, ब्रून एवं क्रूज के, फ्रैंकेनस्टाइन क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर बी सही है, ब्रून एवं क्रूज के। हानि अथवा क्षति की संभावना को ही जोखिम कहते हैं, ये ब्रून एवं क्रूज का कथन है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियोज लंबे हो जाते हैं, आप लोगों को भी सुनने में असुविधा होती है, क्योंकि एक साथ बैठ करके बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं सुने जा सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आसानी से हमारे वीडियोज आप तक पहुंच सकें। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।